बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 45 ऑफ CS 502। आज हमारा लास्ट लेक्चर और हम बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये हमारे पास एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम की एग्जांपल है जो स्टीफन कुक ने शो किया था कि ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और उसने ये प्रूव भी किया था कि जो बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है ये एनपी कंप्लीट है। हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक और प्रॉब्लम लेकर रिड्यूस करके देखेंगे इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम के अंदर, और फिर इस प्रॉब्लम के एनपी कंप्लीट होने की वजह से हम प्रूव करेंगे कि वो प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट है, जो काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो बूलियन फार्मूला क्या होता है? एक लॉजिकल फॉर्मुलेशन होती है वेरिएबल एक्स आई की, जहाँ पर एक्स आई के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक्स का नेगेशन ले सकते हैं, हम एक्स का बुलियन और कर सकते हैं। बुलियन और में क्या होता है कि कोई एक वन होगा तो दूसरा जो रिजल्ट है वो वन हो जाएगा। बुलियन एंड क्या होता है कि जो एंड का ऑपरेटर होता है, यानी दोनों वन होंगे तो यानी दोनों ट्रू होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। तो ये तीन ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो ये बूलियन फॉर्मुलेशन हमारी हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एनपी में होने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर उसका होना चाहिए, जो कि पॉलिनोमियल टाइम में हम उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो वर्चुअली जो ऑल एनपी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस फॉर्म में स्टेट की जा सकती हैं कि डज देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, यानी एक्स एक सोल्यूशन है और हम पी ऑफ एक्स पे हम पॉलिनोमियल वेरिफिकेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स कोई स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल कोई पाथ है, कोई पार्टीशन है, कोई असाइनमेंट है, और पी एक्स सम प्रॉपर्टी है जो एक्स सेट को सेटिस्फाई करनी है। यानी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, हम कह सकते हैं कि नैपसैक को फिल कर रहे हैं, या पास जो है वो तमाम वर्टिस को विजिट कर रहा है, हैमिल्टोनियन साइकिल है या नहीं है, और आप क्या एट मोस्ट के कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या टू एडजेसेंट वर्टिसेस क्या सेम कलर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो इस चीज़ को शो करने के लिए कि ये प्रॉब्लम एनपी में होती है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर हमें एक्स दे दिया जाता है, और हमने वेरिफिकेशन करनी होती है कि पी ऑफ एक्स होल्ड्स, यानी एक्स वेरीफाई करता है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। तो इन जनरल एनी सेट एक्स कैन बी डिस्क्राइब बाय चूजिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि वैल्यूज ऑफ सम बूलियन वेरिएबल्स हम ले सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स है जो हमने सेटिस्फाई करनी है, जिसको बूलियन फार्मूला बोला जाता है। स्टीफन कुक जो था वो एक ऐसी जनरल पॉसिबल प्रॉपर्टी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसे शो करने की कोशिश करे कि हार्डेस्ट प्रॉब्लम है वो एनपी के अंदर, और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने ये रीजनिंग प्रोवाइड की कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो जनरल टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती हैं, हम उनको सर्किट्स के फॉर्म पे, बुलियन सर्किट्स की फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बुलियन सर्किट का मतलब है कि बुलियन फार्मूला भी उसका बन सकता है। तो उसने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हार्ड टू सॉल्व है, तो ये वो होगी जिसके अंदर एक्स असाइनमेंट ऑफ बुलियन वैल्यूज़ है, यानी ट्रू फॉल 0 1 दे सकते हैं, और पी एक्स जो है कोई भी बुलियन फार्मूला है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, उसने वो नरेट की। तो वो क्या प्रॉब्लम है? वो ये कहता है कि गिवन अ बुलियन फार्मूला, हमें एक बुलियन फार्मूला दे दिया जाए, is there some way to assign truth values 0 1 true false to the variables of the formula so that the formula evaluates to true? यानी ये पूरी इक्वेशन दे देगा कि आप x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज ले सकते हो कि आप उसके अंदर डालो तो आपके पास रिजल्ट में ट्रू जनरेट हो जाए। ये बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि वो ट्रू के इक्वल हमारा रिजल्ट है। तो बुलियन फार्मूला जो है ये लॉजिकल फार्मूला है जिसके अंदर एक्स आई वेरिएबल है। एक्स आई के ऊपर आप लॉजिकल ऑपरेशंस, नेगेशन, बुलियन और बुलियन एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बुलियन फार्मूला अगर दिया जाए तो हम ये सेटिस्फाई तब होगा कि हम कहें कि इसके ट्रू रिजल्ट ऐसी वैल्यूज़ दें 0 या 1 कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आए वो ट्रू के इक्वल आए। तो हमारे पास जो कुछ ऐसे केस भी होगा कि जहाँ पे आप कुछ भी ट्रूथ वैल्यूज देते रहें तो हमारे पास हमेशा जीरो ही रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम असाइनमेंट कर दें, x1 को हम 1 के इक्वल ले लें, x2 को हम 0 के इक्वल ले लें, और x3 को हम 0 के इक्वल ले लें। x3 0 के इक्वल है तो x3 - 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम ये वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ट्रू के इक्वल सेटिस्फाई आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली, जो एक पूरा फॉर्मूला ये वाला गिवन है, ये सेटिस्फाइबल नहीं है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यूज x1 x2 x3 की पुट करके देख लें, आपका ट्रू रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लॉजिकल सर्किट्स की मदद से शो कर सकते हैं।
अब इस फार्मूले को शो नहीं किया गया, लेकिन एक और फार्मूला है उसको लॉजिकल सर्किट की मदद से शो किया गया है कि ये एक लॉजिकल सर्किट है जो इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो कुक थ्योरम है वो ये कहता है कि जो हमारे पास सेटिस्फाइबिलिटी की प्रॉब्लम है ये एनपी कंप्लीट है। तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, वो पूरे पूरे रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन आ गया सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम का जो कि एनपी कंप्लीट है। अब जो लिटरल होता है वो कोई वेरिएबल एक्स है या उसकी नेगेशन एक्स डैश, यानी ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको हम बोल रहे हैं कि ये लिटरल्स हैं। ठीक है, अब बुलियन फार्मूला जो है वो थ्री कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में होगा, थ्री सी एन एफ, थ्री कंजक्टिव, कंजक्टिव और के सिंबल को कहते हैं, थ्री कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा इफ़ इट इज़ बुलियन एंड ऑफ क्लॉजेज, यानी ये बुलियन एंड है क्लॉजेज का, ये पूरे पूरे क्लॉज का। ठीक है, वेयर ईच क्लॉज इज बुलियन और, जहाँ पे हर क्लॉज है वो बुलियन और है, यानी उनके अंदर सिर्फ और इस्तेमाल हो रहा है, ऑफ एग्जैक्टली थ्री लिटरल्स, और उनके अंदर एग्जैक्टली थ्री लिटरल्स हैं। तब इसको हम कहते हैं कि ये थ्री कंजक्टिव, क्योंकि थ्री लिटरल्स हैं और तीनों के दरमियान और है, थ्री कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर है और उनके दरमियान में एंड का ऑपरेटर है। इसको अब ये वाले पास जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास थ्री सी एन एफ फॉर्म के अंदर हमारे पास दी गई है। तो थ्री सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है कि वेदर जो फार्मूला थ्री एन सी एन एफ है ये सेटिस्फाइबल है या नहीं, हमने ये बताना है कि सेटिस्फाइबल है या नहीं। तो थ्री सेटिस्फाइड प्रॉब्लम इज एन पी कंप्लीट, ये एन पी कंप्लीट पहले डिफाइन हो चुकी है। हम इस फैक्ट को इस्तेमाल करेंगे और एक और प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वो भी एन पी कंप्लीट है। ये कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ग्राफ दिया जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ जी वी ई, और एक इंटीजर दे दिया जाता है के। तो हमने बताना होता है कि ग्राफ जी जो है क्या उसके अंदर सबसेट वी डैश लाई करता है। वी डैश का मतलब कि वर्टिसेस सारे नहीं लेने, उसमें से कुछ वर्टिसेस लेने हैं ऑफ के वर्टिसेस, लेकिन एटलीस्ट के वर्टिसेस होने चाहिए सच दैट नो टू वर्टिसेस इन वी डैश आर एडजेसेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें कोई पूछे कि आप बताओ कि क्या इसके अंदर के की वैल्यू फोर दे दी जाए, फोर वर्टिसेस ऐसे आप ढूंढ सकते हो जो कि इंडिपेंडेंट हो? तो बिल्कुल हमारे पास ये फोर वर्टिसेस हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो इस तरह आप इसको ढूंढ के बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने रिलेट करना है किसके साथ, जो दूसरी वाली पिछली प्रॉब्लम थी जो कि हमारे पास बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी। तो इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि हमारे पास कुछ सिलेक्शन प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन पेयर्स आ गए जो दोनों इकट्ठे सेलेक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जिस दिन मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा ना उसके साथ मैंने चावल नहीं खाने, या एक कंपनी डिनर है वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी किसी और इमीडिएट सुपरवाइजर के साथ नहीं बनती, तो हम उन दोनों को इकट्ठे नहीं बुला सकते, उनकी लड़ाई हो जाती है, पूरा डिनर ही खराब हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम यूज़ होती है उन केसेस के अंदर। तो इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम है ये हम क्लेम करें कि ये एनपी कंप्लीट है, लेकिन अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम के साथ जो ऑलरेडी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको शो करना है कि ये एनपी है। एनपी का मुराद ये है कि हमें इसका कोई भी सोल्यूशन दिया जाए तो हम उसको वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। तो अब सर्टिफिकेट जो हमें दिया जाएगा यानी जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर के वर्टिसेस होंगे, हमें बताया जाएगा कितने वर्टिसेस हैं ऑफ बी डैश जो कि सबसेट होंगे वी का, और हम सिंपली वेरीफाई करेंगे फॉर ईच वेयर ऑफ वर्टिसेस यू वी वी डैश, यानी वी डैश के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं देर इज़ नो एज बिटवीन देम, उनके दरमियान कोई एज नहीं है। तो हम इसको इजीली पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर जाके देख लेंगे क्या यू वी के दरमियान कोई एज है, जहाँ अगर तब सब जगह पर हमें जीरो मिल जाता है इसके दरमियान उनके दरमियान कोई एजेस नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेट है। सेकंड हमने ये तो अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ये एनपी है। अब हमने इस्टेब्लिश करना है ये एनपी हार्ड है। जब हमने ये भी प्रूव कर दिया ना ये एनपी हार्ड है तो ये एनपी कंप्लीट प्रूव हो जाएगा। एनपी हार्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक नॉन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम लेनी होती है और हमें रिड्यूसेबल बनानी होती है, पोलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू आई एस, यानी एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि एक्स पे अप्लाई करें, एक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी और प्रॉब्लम के लिए था उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करें तो वो हमारे पास जनरेट हो जाए हमारे वाली प्रॉब्लम जो कि आई एस है। यानी हमने थ्री सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को पोलिनोमियल रिड्यूस करना है आई एस के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट सेट की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपस में इनके रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिडक्शन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक के इनपुट को दूसरे का इनपुट बनाने की कोशिश करते हैं। अब एनपी कंप्लीट जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है
ये पोलिनोमियल टाइम सोल्यूशन इसका नहीं होता। हमने क्या करना है, सिर्फ सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम को चेंज करना है, जो सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम के टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टू बी सिलेक्टेड, यानी हमने सेलेक्ट क्या करना होता है। थ्री सेटिस्फाइड प्रोबेबिलिटी में क्या करना होता है कि हमने ऐसे वेरिएबल्स को ट्रू या फॉल्स की वैल्यू असाइन करनी है कि हमारे पास सेटिस्फाइबिलिटी आ जाए। ठीक है, इसके लिए कौन सा लिटरल ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, ये हमने चूज करना होता है। इंडिपेंडेंट सेट के अंदर हमने क्या करना होता है कि विच वर्टिसेस विल बी प्लेस्ड इन वी डैश, मतलब एक चॉइस इसी तरह की करनी होती है कि हमारे पास वी डैश जो हमारा सबसेट है इंडिपेंडेंट सेट, उसके अंदर कौन कौन से वर्टिसेस हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ये होती हैं कि जो थ्री सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ये होता है कि ईच क्लॉज मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ट्रू वैल्यूड लिटरल, यानी हर क्लॉज के अंदर एटलीस्ट एक ट्रू वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास देखें एंड है सब में ना, ठीक है, तो उसके अंदर एक ट्रू लाजमी हर किसी में होना चाहिए, क्योंकि एंड अगर एक में भी जीरो आ गया ना, ये एंड उस सबको जीरो कर देगा। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है थ्री सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर इंडिपेंडेंट सेट में देखें तो हम कहते हैं कि वी डैश के अंदर एटलीस्ट के वर्टिसेस होने चाहिए। हम के वैल्यू दे देते हैं, हम कहते हैं एटलीस्ट के वर्टिसेस तो उसके अंदर होने चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट हम इसके अंदर भी दे रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है, अगर एक्स आई को ट्रू दे दिया गया है तो एक्स आई जो है उसको फॉल्स होना ज़रूरी है, जो उसकी निगेशन है उसको फॉल्स होना ज़रूरी है अगर ये ट्रू के इक्वल है। इसके अलावा तो मतलब हमारा वो जो बूलियन वाला कॉन्सेप्ट है वो ही सारा बढ़ जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट सेट के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर यू सेलेक्ट कर लिया आपने वी डैश के लिए, तो और वी जो है वो यू का नेबर है, यानी वी से यू की तरफ एज है, तो हम वी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो इस तरह हमने आपस में कुछ रिलेट करने की कोशिश की। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम 3CNF बुलियन फार्मूला एफ देंगे, कोई भी फार्मूला देंगे। ये क्या करेगा, इस फार्मूले को कन्वर्ट कर देगा एक ग्राफ और के वैल्यू के अंदर, सच दैट ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांसलेट कर दिए जाएंगे प्रॉपर्ली। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने हर लिटरल को वर्टेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। लिटरल से मुराद जो हमारे पास x1 x2 x3 थी, उनको हमने वर्टेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। जो वर्टिस होंगे वो क्लॉज क्लस्टर्स ऑफ थ्री, जो हमारे पास थ्री सी एन एफ प्रॉब्लम के अंदर थ्री थ्री लिटरल्स थे, तो हमारे पास जो वर्टिसेज हैं वो भी क्लॉज क्लस्टर्स ऑफ थ्री बन जाएंगे, वन फॉर ईच क्लॉज, एक हर क्लॉज के लिए अलग क्लस्टर बनता जाएगा, यानी क्लॉज क्लस्टर हम उसको बोलते जाएंगे। सेलेक्टिंग अ ट्रू लिटरल फ्रॉम सम क्लॉज विल कॉरस्पॉन्ड टू सेलेक्टिंग अ वर्टेक्स टू ऐड टू वी डैश, यानी जब हम ट्रू लिटरल सेलेक्ट कर रहे हैं किसी क्लॉज के अंदर, यानी x1 की वैल्यू ट्रू ले लेते हैं या x2 की ले लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम जो सबसेट हमारा वी डैश होगा ना उसके अंदर वो वाला वर्टेक्स ऐड करेंगे जो हमने उस लिटरल के हिसाब से लिया था। जहां पे भी मतलब ट्रू होगा ना, इसका मतलब वो वाला वर्टेक्स हम अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। वी विल सेट के इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लॉजेस, यानी जो हमारा के है, के वैल्यू है, यानी हमें कितने बेसिकली चाहिए वर्टिसेस, वो हम सेट करेंगे नंबर ऑफ क्लॉजेज के इक्वल। अगर हमारे तीन क्लॉज हैं तो हम के की वैल्यू 3 लेंगे। टू फोर्स द इंडिपेंडेंट सेट सब रूटीन टू सेलेक्ट वन ट्रू लिटरल फ्रॉम ईच क्लॉज, ताकि वो एक ट्रू लिटरल ईच क्लॉज से चूज करे, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। ठीक है, टू कीप आई एस सब रूटीन, जो इंडिपेंडेंट सब रूटीन है उसको टू लिटरल्स फ्रॉम वन क्लॉज, एक ही जगह से वो दो लिटरल चूज ना करे, और नन फ्रॉम सम अदर, और मतलब तीन अब उसने चूज करने हैं ना, के की वैल्यू हमने 3 दे दी, ऐसा ना हो वो एक में से ही तीनों चूज कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्टिसेस होंगे हर क्लॉज के अंदर उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखें अब उसने क्या करना है, ऐसे वर्टिसेस लेके आना है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जो इंडिपेंडेंट हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हर जो वो वर्टिस लेके आना है वो तीन क्लॉजेज हैं, तीनों में से डिफरेंट डिफरेंट लेके आए। तो हम क्या करेंगे, क्लॉज के जो वर्टिसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, उनका पेयर कनेक्शन बना देंगे, ताकि जो इंडिपेंडेंट सेट है वो एक ही क्लॉज में से सारे वर्टिसेस को ना उठा ले। टू कीप इंडिपेंडेंट सब रूटीन फ्रॉम सेलेक्टिंग अ लिटरल एंड इट्स कंप्लीमेंट टू बी ट्रू, यानी उसने क्या किया, अब लिटरल तो सिलेक्ट वो करेगा जिसकी वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है, यानी जहां पे भी लिटरल की वैल्यू वन होगी या ट्रू होगी वो इंडिपेंडेंट सेट में हम चूज कर लेंगे। अब जब हमने एक लिटरल ट्रू चूज कर लिया तो उसका कंप्लीमेंट हमने चूज नहीं करना, क्योंकि कंप्लीमेंट तो फॉल्स होता है, जबकि सब रूटीन में तो सिर्फ ट्रू की वैल्यूज आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, लिटरल और उसके कंप्लीमेंट के दरमियान में भी एज बना देंगे ताकि वो उसको भी चूज ना करे। जाहिर बात उसने इंडिपेंडेंट चीज़ों को चूज करना है। तो इस तरह से हमने आपस में ये रिलेशन बना दिया है। अब फॉर्मल डिस्क्रिप्शन जो है रिडक्शन की वो यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे इनपुट आएगा बूलियन फार्मूला एफ जो था, और उसके लिहाज से हम एक ग्राफ बना लेंगे और एक इंटीजर के बना लेंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, थ्री सेटिस्फाइबिलिटी वाला जो फार्मूला है उसको इंडिपेंडेंट सेट में कन्वर्ट करता है। के जो होता है वो नंबर ऑफ क्लॉजेज के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन क्लॉजेज हैं, ठीक है, तो के हमने 3 के इक्वल ले लिया। फॉर ईच क्लॉज सी इन एफ,
जितने भी हमारे पास क्लॉज हैं फार्मूला के अंदर, हर क्लॉज को बारी बारी लेंगे। क्रिएट अ क्लॉज क्लस्टर ऑफ 3 वर्टिसेस फ्रॉम लिटरल्स ऑफ सी। इसके जो लिटरल्स हैं ना x1 x2 x3, उनके लिए हम वर्टिसेस बना लेंगे। इसके भी अलग वर्टिस बन गए, इसके भी अलग तीन वर्टिक्स बन गए, इसके भी अलग तीन वर्टिक्स बन गए। जो भी वैल्यू है x1 x2 x3, x1 डैश x2 x3 डैश, जो भी मतलब वैल्यूज हैं हमने वो सब के लिए बना लेने हैं वर्टिसेस फ्रॉम द लिटरल्स। फिर ईच क्लॉज क्लस्टर, जितने भी हमारे पास ये क्लॉज क्लस्टर्स हैं इनके ऊपर बारी बारी हम आइट्रेट कर रहे हैं। क्रिएट एन एज एक्स आई जे बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इन क्लस्टर। इनके तमाम के दरमियान एजेस बना लें। क्यों बना लें? ताकि हमारा जो इंडिपेंडेंट सेट है वो एक ही क्लस्टर से तमाम वैल्यूज ना उठा ले अपने रिजल्ट में। तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान एजेस बना देंगे। ठीक है, अब इसके और इसके दरमियान हमने एजेस बना दिया, इसके इसके दरमियान बना दिया, इसके और इसके दरमियान भी बना देंगे। इस तरह हमारा तमाम के दरमियान एजेस बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच वर्टेक्स एक्स आई, तमाम जो हमारे वर्टिस थे ना x1 x2 x3 हमने लेने हैं, और क्या करना है, एज बनाने देना है एक्स आई और इसके कंप्लीमेंट के दरमियान। ताकि अगर वो एक्स आई को चूज कर रहा है, जो सिर्फ ट्रू चीज़ों को चूज करता है, तो एक्स वन को अगर उसने चूज कर लिया तो एक्स वन डैश को वो चूज ना करे, क्योंकि वो तो फॉल्स के इक्वल है, वो ट्रू के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम उनके दरमियान भी एजेस बना देंगे। तो इसको अब हम एग्जाम्पल से भी बाद में देखते हैं। तो अगर हमारे पास, अगर f है उसके पास k क्लॉजेज हैं, तो g के पास एग्जैक्टली 3k वर्टिसेस बन जाएंगे, क्योंकि हर क्लॉज के अंदर तीन लिटरल्स आ रहे हैं। तो क्या होगा, 3k वर्टिसेस उसके बन जाएंगे। गिवन एनी रिजनेबल कोडिंग ऑफ f, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि अगर k क्लॉजेज हैं तो 3k वर्टिसेस बनेंगे। अच्छा, गिवन एनी रीजनेबल इनकोडिंग ऑफ f, हमें कोई भी f की इनकोडिंग दे दी गई, कोई भी फार्मूला दे दिया गया। ये बड़ा इजी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है कि आप g को क्रिएट कर दें, क्योंकि अब हमने आपको सारा फॉर्मल मेथड बता दिए और आप ये पॉलिनोमियल टाइम में काम कर सकते हैं। तो f जो है सेटिस्फाइएबल है इफ़ एंड ओनली इफ g हैज़ इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के। अब हमने ये चेक करना है f सेटिस्फाइएबल है या नहीं। ये अगर हमारे पास g का एक इंडिपेंडेंट सेट निकल आता है k साइज का, तो हम कहेंगे कि f को हम सेट जो फंक्शन है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास 3CNF फार्मूला ये दे दिया गया, जहाँ पे तीन लिटरल्स थे हमारे पास और चार क्लॉजेज हैं। ठीक है, अब k की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। इनके लिए हम अलग अलग वर्टिसेस बना देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फिगर है जो बता रही है कि हमारे पास चार क्लॉजेज बन गए। ठीक है, ये चार हमारे क्लॉजेज बन गए। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, चार क्लॉजेज हमारे बन रहे हैं, k इज इक्वल टू 4 आ गया। हमने क्या करना है, अब इनके लिटरल्स के ना वर्टिसेस बना देना है, x1 x2 डैश x3 डैश। हमने यही किया, x1 x2 डैश x3 डैश, इनके वर्टिसेस बना दिए। अब इनका आपस में कनेक्शन कर देना है ताकि वो एक ही इंडिपेंडेंट एक ही क्लस्टर से तमाम वैल्यूज ना ले ले। तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास जो दूसरा था, x1 डैश x2 और x3, x1 डैश x2 और x3, ये हमने बना लिए। इसी तरह हमारे पास x1 डैश x2 x3 डैश, ये हमने बना लिया। x1 डैश x2 और x3 डैश। उसके बाद हमारे पास था x1 x2 डैश और x3, इसका हमने ये बना लिया, x1 x2 डैश और x3, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का मकसद हम पहले बता चुके हैं आपको कि क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक ही जगह से तमाम वैल्यूज ना ले ले। अब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट कोई वैल्यू चूज करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ट्रू वैल्यूज को वो चूज करे। अब अगर x1 ट्रू है तो x1 डैश ट्रू नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप था कि हम हर एक्स आई के लिए उसके कंप्लीमेंट के साथ कनेक्शन बना देंगे। एक्स वन का एक्स वन डैश के साथ बना दिया, एक्स वन का एक्स वन डैश के साथ बना दिया, एक्स वन का एक्स वन डैश के साथ कनेक्शन बना दिया। इस तरह एक्स टू का एक्स टू डैश के साथ कनेक्शन बना दिया। ये हम तमाम कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या वो इनमें से अब वैल्यूज चूज नहीं करेगा, एक्स थ्री का एक्स थ्री डैश के साथ कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तमाम कनेक्शंस बन जाएंगे। जब ये तमाम कनेक्शंस बन जाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, बूलियन फार्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा उस किस असाइनमेंट से, अगर x1 हम 1 ले लें, x2 1 ले लें और x3 0 ले लें। ठीक है, यानी हम x1 को चूज़ कर रहे हैं, x1 ट्रू ले लिया हमने, x2 ट्रू ले लिया, x2 को चूज़ कर रहे हैं और x3 0 ले लिया, यानी x3 डैश को हम चूज़ कर रहे हैं। तो हम x1 की तमाम वैल्यूज़ लेते हैं, x2 की लेते हैं और x3 डैश की वैल्यू लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट लिटरल ऑफ फर्स्ट लास्ट क्लॉजेज आर 1, ये हमारा जो फार्मूला था उसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट लिटरल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, लास्ट क्लॉज में फर्स्ट x1 है और ये x1 है, ये हमारे पास 1 है, और हमारे पास x2 1 के इक्वल है, जो कि हमारे पास बनता है सेकंड लिटरल ऑफ सेकंड क्लॉज
और सेकंड लिटरल ऑफ थर्ड क्लॉज, और x3 डैश है हमारे पास जो बनता है थर्ड लिटरल ऑफ फर्स्ट क्लॉज एंड थर्ड लिटरल ऑफ थर्ड क्लॉज। इन तमाम वैल्यूज को हम ट्रू ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड लिटरल ऑफ सेकंड क्लॉज इज 1, थर्ड लिटरल ऑफ थर्ड क्लॉज इज 1। अब हम जब वर्टिसेस सिलेक्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू ट्रू लिटरल्स इन ईच क्लॉज, जो मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज 4 के इज इक्वल टू 4 आ जाता है। जब हमने ये यहाँ पर चूज़ कर लिया तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट सेट आ गया। अगर आप देखें कि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ये इंडिपेंडेंट सेट्स होंगे। तो इसकी करेक्टनेस का प्रूफ क्या है कि हमने क्लेम किया था कि एफ जो है सेटिस्फाइएबल है सिर्फ उस कंडीशन में कि जी एक इंडिपेंडेंट साइज होगा साइज के का। यानी जो इक्वेशन हमारी तभी सेटिस्फाई होगी कि अगर हम के साइज का इंडिपेंडेंट सेट बना सकते हैं, वो हमने बनाया है। अगर एफ सेटिस्फाइएबल है तो ईच ऑफ द के क्लॉज ऑफ एफ मस्ट हैव एटलीस्ट वन ट्रू लिटरल, तभी वो सेटिस्फाई होगा ना, बीच में एंड लगे हुए हैं, तभी वो सेटिस्फाई है कि उसके तमाम क्लॉजेस के अंदर एक ना एक ट्रू लिटरल लाजमी है, एक ना एक ट्रू वैल्यू है जो और करके उसको कंप्लीट ट्रू बना रही है और बाद में एंड करके वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब वी डैश डिनोट करता है करॉस्पॉन्डिंग वर्टिसेस फ्रॉम ईच ऑफ द क्लॉज क्लस्टर, वन फ्रॉम ईच क्लस्टर। जो हमारा वन ट्रू था ना हर में, वो हमारा वर्टिस को वी डैश के अंदर डिनोट करेगा क्योंकि हम उसके अंदर ट्रू लेते हैं। बिकॉज वी टेक वर्टिसेस फ्रॉम ईच क्लस्टर, हम हर क्लस्टर से वर्टिस लेते हैं। देर आर नो इंटर क्लस्टर एजेस बिटवीन दैम, इंटर क्लस्टर एज नहीं है उनमें, ठीक है, क्योंकि वो एजेस हम वही ले रहे हैं जिनके दरमियान एज नहीं है। बिकॉज वी कैन नॉट सेट अ वेरिएबल एंड इट्स कंप्लीमेंट टू बोथ बी ट्रू, एक वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट आपस में ट्रू नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो एज ऑफ द फॉर्म एक्स आई डैश बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ वी डैश के अंदर ये नहीं हो सकते। दस वी डैश इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के, तो वी डैश जो होगा ये इंडिपेंडेंट साइज के का एक इंडिपेंडेंट सेट होगा। इसके अंदर ये वाली चीज़ हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ हम एक्स आई इंक्लूड करेंगे या एक्स आई डैश इंक्लूड करेंगे। कन्वर्सली जी जो है वो इंडिपेंडेंट सेट वी डैश है साइज के का, जो हमने ग्राफ लिया है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट साइज का एक इंडिपेंडेंट सेट बन रहा है साइज के का जो हमें चाहिए था। फर्स्ट ऑब्जर्व करो कि हमें एक वर्टेक्स लेना है हर कॉज क्लस्टर से क्योंकि वहाँ पे के क्लस्टर्स हैं, साइज के का बनाना है तो हर क्लस्टर से हमें लेना पड़ेगा। और हम टू वर्टिसेस सेम क्लस्टर से नहीं ले सकते, टू सेम से ले लेंगे तो हमारी जो सेटिस्फाई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। बिकॉज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनको हमने तो वो लेने हैं जो कनेक्ट ना हो। कंसिडर असाइनमेंट इन विच वी सेट ऑल ऑफ दिस लिटरल्स टू वन। अगर अब एक असाइनमेंट हम ऐसी लें जहाँ पे हम तमाम लिटरल्स को वन कर दें, तो ये असाइनमेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट होगी क्योंकि हम टू लिटरल्स लेवल एक्स आई और एक्स आई डैश को सेम क्लस्टर के अंदर नहीं रख सकते। अगर हम सेम में रखेंगे तो वो क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पॉलिनोमियल टाइम में हम कर देते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमने पॉलिनोमियल टाइम में इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर दी थी, तो ये कंप्लीट करती है हमारे एनपी कंप्लीटनेस प्रूफ को। और ये ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो रिडक्शन है उसके अंदर सोल्यूशन हमने नहीं निकाला, बल्कि सिर्फ हमने क्या किया है, सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर निकलता हमने सिर्फ रिड्यूस कर दिया है सिंपली इनपुट फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू द इक्विवेलेंट इनपुट टू अनदर प्रॉब्लम। यानी एक प्रॉब्लम के इनपुट को हमने दूसरी प्रॉब्लम के इनपुट में सिर्फ कन्वर्ट किया है, जो हमारे पास फार्मूला था उसको बस हमने एक ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये हमारे पास ख़त्म होता है प्रूफ एनपी कंप्लीटनेस वाला। अब हमारे पास अगर एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम है उनको हम टैकल कैसे करें अपनी लाइफ में। तो एनपी कंप्लीटनेस के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको सॉल्व करना। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते, हाथ बांध के बैठ जाएं और कहें बस हम नहीं इसको सॉल्व करें। तो पीपल्स नीड सॉल्यूशंस, इनको लोगों को इसके सॉल्यूशंस चाहिए। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम एनपी कंप्लीटनेस के साथ कॉप अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये चारों स्ट्रेटजीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है ब्रूट फोर्स सर्च। हम क्या करते हैं, फास्टेस्ट पैरेलल कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर, उन पे ब्रूट फोर्स सर्च लगा देते हैं। जो भी बन रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल बन रही है, जो भी बन रही है हम बस वो लगा देते हैं। लेकिन ये स्मॉल इंस्टेंस के लिए सही होता है कि हमारा इनपुट साइज़ बहुत छोटा है। फिर होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक हमने पहले पढ़ा था जब हम स्टडी कर रहे थे अबाउट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस। तो हमारे पास एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है जहाँ पे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ, बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते लेकिन एक गुड सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि बेटर सोल्यूशन तो हमारा निकल आता है लेकिन गारंटी नहीं होती कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और
अगर कुछ और नहीं चल रहा तो आप इसी से गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं जनरल सर्च मेथड्स, जो पावरफुल टेक्निक होती हैं जनरल कम्बिनेशंस की, कम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे ब्रांच एंड बाउंड होता है, ए स्टार सर्च होती है। ए स्टार सर्च भी ग्राफ ट्रेवर्सल की तरह होता है। सिमुलेटेड एनीलिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को चेंज करके टेम्परेचर्स बढ़ा के उसको सर्च कर मेथड अप्लाई करते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसके अंदर हम नेचुरल सिलेक्शंस बेस्ड पे सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास सर्च मेथड्स होते हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम होता है, जो कि हेरिस्टिक एल्गोरिदम से मिलती जुलती ही चीज़ है, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एल्गोरिदम पोलिनोमियल टाइम पे रन हो रहा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सोल्यूशन होगा ये गारंटेड फैक्टर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन में लाए करेगा या नहीं करेगा। तो ये मिलता जुलता हेरिस्टिक से ही है। तो ये हमारे पास चार चीज़ें हैं, चार सॉल्यूशंस हैं कि देखें हम हाथ जोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, हमने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना निकालें, मतलब इट इज़ नॉट वर्थ टू गेट टोटली फेल्ड। आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें, चाहे वो ऑप्टिमल ना हो, या अगर आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है तो इनपुट साइज़ आपका कम है तो कोई बात नहीं, आप ब्रूट फोर्स सर्च को इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है, साथ साथ हमारा ये कोर्स भी एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बिला झिझक पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।